गुड इवनिंग सबको। माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद लेक्चर रिकॉर्ड करने का चांस मिला है। और लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स 11th क्लास के लिए बेसिकली स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने बेसिक फंक्शंस के बारे में जाना था और ये जानने की कोशिश करी थी कि कैसे किसी बात को मैथमेटिकल वर्जन में लिखा जाता है, क्यों हम ग्राफ बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि ग्राफ इसलिए बनाया जाता है ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी पिक्चर में आ जाए, और उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, और बहुत सारे बेसिकली हमने ये सीखा था कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको समझने के लिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज का ही यूज़ किया जा सकता है। वो और किसी भाषा में नहीं बोली जा सकती, क्योंकि नेचर इतना वास्ट है कि हम जो है और अन्य भाषाओं में उस नेचर की वास्टनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, और वो हमने लास्ट टाइम शुरू भी किया था। हमने ये देखा था कि कैसे किसी भी डाटा को लेके, मान लो मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके उस डाटा को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे उसकी इक्वेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, कैसे उसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। इसका एक स्टैंडर्ड हमने प्रोसीजर पढ़ा था, और बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे कि हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि x⁴n टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिए थे। और आज का जो हमारा टारगेट है कि कुछ बेसिक फंक्शंस को और डिस्कस करना, और उसके बाद आगे की तरफ को बढ़ना, ठीक है। तो अब हम जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक फंक्शन पढ़ा था, एक फंक्शन लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, y=x⁴n। तो y=x⁴n जो फंक्शन है, सपोज y=x⁴n, ये एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक और फंक्शन पर, जैसे हमने एक फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में y=x⁴n। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, सपोज डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, मान लो कोई भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, x में एक चीज़ को, y में एक चीज़ को कलेक्ट करके बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं, और हम ये पाते हैं कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है x और y के बीच में, बनने वाला ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? इस तरह से दिख रहा है। ये डिपेंड कर सकता है, ये ग्राफ का जो ट्रेजेक्ट्री है, कैसा कर्व है उसका, वो डिपेंड कर सकता है इन सब चीज़ों पर। तो हमने देखा कि अगर इसका ग्राफ का जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह का अगर दिख रहा है, तो हमने कंक्लूड किया था कि दिस इज़ द x⁴n टाइप ऑफ फंक्शंस। व्हाट इट मीन्स? इट मे बी y=x², y=x³, ठीक है। If this is y=x², the graph is looks like this. If y=x⁴, the steepness of graph will increase and it looks like this. If this graph is x⁴, then this graph is looks like this, and that this is x³ because the values, and we draw it in last class, and we seen ki दिस इज़ द x⁴n टाइप ऑफ फंक्शन, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेचर में इवेंट्स होते हैं जो इस फंक्शन की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 9th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, s=ut + 1/2 at², ठीक है। तो अगर ये ग्राफ ऐसा फंक्शन आपको कहाँ ऐसा ग्राफ आपको, ऐसा डाटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मान लो आपने क्या किया, अगर आपकी किसी बॉडी पे एसेलरेशन क्या लग रहा है, कांस्टेंट। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एसेलरेशन क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। और इस कांस्टेंट एसेलरेशन अगर किसी बॉडी का है, तो इस कांस्टेंट एसेलरेशन की वजह से जो मोशन होगा, वो मोशन जो है, अगर उस मोशन को टाइम के साथ अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
तो बाद में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम इस पोजीशन वाले अपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर इस मोशन वाले डाटा को और टाइम वाले डाटा को अगर हम किसी भी तरह से पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए लाइक दिस, तो हमें मिलेगी ऐसी पिक्चर, और इस पिक्चर का हम बाद में इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, अभी आगे हम समझेंगे। अभी ये थोड़ा मैथमेटिकल आपको लग रहा है, इट्स ओके, थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें आपको, अभी ये वोकेबलरी बनाने वाली बात है जिसमें आप ये सोचोगे कि कैसे किसी भी चीज़ को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शंस अभी हमने देखे थे। एक फंक्शन हमने देखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन था, ये एक ऐसा ग्राफ था, ये एक ऐसा चीज़ थी जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई वैल्यू, अगर ये x है, ये y है, तो हमने देखा था अगर x की कुछ वैल्यूज़ पर y की वैल्यू अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, साउंड के बारे में देखा होगा आपने। साउंड क्या होती है, जब कोई पार्टिकल होता है, साउंड वाली एनर्जी क्या होती है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से इधर उधर इधर उधर क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। अब आपको इस वाइब्रेशन का, इस तरह के मोशन को मैथमेटिक्स में लिखना होगा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलना होगा। तो कैसे बोलोगे, आप देखोगे कि मैथ्स में एक ऐसा फंक्शन ढूंढोगे, एक ऐसा चीज़ ढूंढोगे जो क्या करता हो, इस तरह की सिचुएशन पे फिट बैठता हो, और वो है ये। देखो, ये साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है जो एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाऊँ तो वाई की वैल्यू अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। देखो, हर जगह रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरह के मोशंस के को डिफाइन करने के लिए क्या है, यूज़ किया जा सकता है आगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस टाइप का एक फंक्शन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, और क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार आप समझ गए तो इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे आप, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन फंक्शंस को यूज़ करोगे फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, और बाद में आप, क्योंकि आपको इसकी, इस तरह के फंक्शंस की, इस तरह के ग्राफ्स की सारी प्रॉपर्टीज़ मालूम है, तो उस इवेंट को, फिजिकल फिनोमिना को भी समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक ग्राफ ये था। इसी तरह से कई सारे ग्राफ्स हमने पढ़े थे और हमने समझने की भी कोशिश करी थी। अब एक नया फंक्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, here n is the number 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या है, एक नंबर है, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके सो ऑन चलता है। ठीक है, तो अब आप मुझे, आपको, हमें समझने वाली बात है कि इसका ये फंक्शन कैसा दिखता होगा। ठीक है, हालांकि इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, x की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हो, और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज़ ले सकते हो। फिर एक टेबल बना करके आसानी से आप x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। x की कुछ वैल्यूज़ सोचोगे, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ y की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ y की वैल्यूज़ आएंगी, इनको x वाली वैल्यूज़ को x पे, y वाली वैल्यूज़ को y पे ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो ये ग्राफ कुछ आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अगर ये y हो, ये x होगा तो। ठीक है, अगर यही चीज़ -1 अपॉन एक्स हो जाएगी, देन ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, इधर क्वाड्रेंट में दिखेगा, इधर क्वाड्रेंट में दिखेगा, इधर। तो ये एक फंक्शन है जो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ होता है, या फिर कहीं पे इक्वेशन आ जाए, जैसे कि इफ़ n इज इक्वल टू 2 रखो आप। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो दिस ग्राफ लुक्स लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा आपको, ये x है, ये y है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी सेम ऐसा ही दिखेगा, बट इसकी स्ट्रीपनेस क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। जैसे इसमें स्ट्रीपनेस कम है, ढलान कम है, इसमें ढलान क्या है, ज़्यादा है। और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर माइनस वाले क्वाड्रेंट में निकालोगे तो ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू माइनस रखने पर भी वाई की वैल्यू क्या आनी है, प्लस आनी है। तो ये वाई की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस, एक्स की वैल्यू माइनस रखने पर भी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो एक फंक्शन ये होता है
जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू दी 1/x⁴ टाइप ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन आपने पता कहीं कई सारी जगह फिजिक्स में देखा होगा। फॉर एग्जांपल Gm1m2/r², दिस इज द फोर्स लॉ फॉर, क्या ये कौन सा नियम है, फोर्स का नियम है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये फोर्स और आर के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर इधर क्या लिखो, आर लिखो, इधर फोर्स लिखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी बढ़ने पे, डिस्टेंस बढ़ने पे कैसा बढ़ेगा, कैसे कम होता जाएगा, ये जानना हो तो आपको ये ग्राफ x² का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो यानी कि जब एक दूसरे के बड़े क्लोज होंगे तो वो फोर्स स्ट्रांग रहेगा, जैसे जैसे थोड़ा सा भी दूरी बढ़ने लगेगी तो ये फोर्स रैपिडली क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपने फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, कैसे समझना है, पिछले लेक्चर को देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि उसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये फंक्शंस और कई टाइप के नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो फिजिक्स में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन फंक्शंस के फीचर्स को देखेंगे, कैसे दिखते हैं। आपको याद होना चाहिए फंक्शन कैसा दिखता है। सपोज मैं कहूँ अगर x⁴n टाइप का फंक्शन है तो आपको दिखना चाहिए वो पैराबोलिक शेप वाला एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू बदलने पे y की वैल्यूज़ क्या होंगी, बदलेंगी। और कैसे बदलेंगी, स्टार्टिंग में कम कम बदलेंगी और बाद में जाने पे रैपिडली बदलेंगी। x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू बड़ी तेज़ी से बदलेगी, तभी वो पैराबोला बनता है। अगर वही चीज़ x की पावर 1/n टाइप होगा फंक्शन तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये बात समझ में आई सबको। ठीक है, एक अगला फंक्शन और इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है y इज इक्वल टू √x। ठीक है, अगर और यू में से y इज इक्वल टू 1/x y इज इक्वल टू x⁴ 1/2, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए या इस तरह का कोई ग्राफ आ जाए तो उस ग्राफ, कोई डाटा ड्रॉ करो आप, बहुत सारा डाटा आपको दिया जाए, नींबू के रेट दे दिए जाएँ पिछले 10 सालों के, तो उनमें आपने नींबू के रेट जैसे जैसे थे, एक साल 50 रुपए किलो, दूसरे साल 30, चौथे साल 55, 60, ऐसे ऐसे करके 10 साल का रिकॉर्ड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए ग्राफ बनाओ, और आपने ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कैसा बन गया, अगर ऐसा बन गया, स्टार्टिंग में बड़ा, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इस तरह से बन गया, तो ये फंक्शन, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ऐसा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कहो कि किसी डाटा का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का दिख रहा है, या ये बोलो कि कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/y इज इक्वल टू √x है, एक ही बात है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √x टाइप का फंक्शन होगा तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको ग्राफ सेम ऐसा ही दिखेगा, ये x है, ये y है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, लाइक y इज इक्वल टू x⁴n, y is equals to sin x, y is equals to cos x, y is equals to 1/x⁴n, y is equals to 1/√x। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो हमने क्या करने हैं, डिस्कस किए हैं। ठीक है, और यही फंक्शंस फिजिक्स में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो आप, अपने चलने की, अपने डांस करने की, अपने कूदने की, हैं एटम्स के जुड़ने की, फोर्स के लिए, किसी के लिए, अगर किसी भी दो चीज़ों को ड्रॉ करोगे तो मोर और लेस ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये 2, 3, 5, 7 टाइप के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और इन फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इन ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो लगभग आपको सारी फिजिक्स वैसे ही आ जाएगी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, इनको हमने डिस्कस किया, आगे भी इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक फंक्शन जो कभी आपने देखा नहीं होगा, इसको अभी एज इट इज समझ लेते हैं, आगे की क्लासेज में हम इसको डिस्कस करेंगे ये फंक्शन क्या होता है। अगर कभी आपको y इज इक्वल टू e⁴x टाइप का कुछ दिख जाए, क्या है ये, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम अभी हम सीखेंगे आगे आके, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अगर कोई ऐसा ग्राफ आपको ऐसा ग्राफ दिखने लगे, कैसा, ऐसा, अगर ये x है, ये y है, आपने कोई डाटा ड्रॉ किया और वो ग्राफ कैसा आया, ऐसा कुछ आया, तो देन यू में से दिस इज द e⁴x टाइप ऑफ फंक्शन। उसका क्या नाम रख देते हैं हम, e⁴x टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो एक फंक्शन ये है जो समझने वाला है, जिसको हम आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ फंक्शंस हुए, इन फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया, समझा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इन फंक्शंस के कुछ फीचर्स की, ठीक है। और कुछ फंक्शन और कुछ मैं आपको चीज़ें दिखा दूं, जैसे एक y इज इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी, इस तरह का एक आपको इक्वेशन दिया है जिसमें x की वैल्यू y पर इस तरह से डिपेंड कर रही है। y इज द फंक्शन ऑफ x, यस y इज द फंक्शन ऑफ x, बट फंक्शन इज लुक्स लाइक दिस। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, वो बनता है ऐसे, स्ट्रेट लाइन, जहाँ ये वाली वैल्यू y है, ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू c है, और ये स्लोप क्या है, m है, ठीक है। अगर यही चीज़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्व टू आर स्क्वायर जैसा कुछ होगा, तो एक्स वाई एक्सेस में यही क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस आर होगा। ये दो चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें भी क्या करने वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं। कभी आपको कोई इक्वेशन दिख जाए, कुछ डाटा ड्रॉ करने के बाद ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, डाटा ड्रॉ करने के बाद ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा ग्राफ आपने 9th में आया होगा, आपके पास ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको, अगर आपको इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, इस तरह के फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, और चीज़ों को समझ सकते हो। अब कैसे समझना है वो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा देखो तो आपको आइडिया होगा, और आगे की तरफ हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ों को समझते जाएंगे। ओके, अब लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर एक ग्राफ है, आपके पास कोई डाटा था, आपने उस डाटा को ड्रॉ किया और उसका क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ दो तरह से बन सकते हैं, एक तो डाटा कैसा बन, ग्राफ कैसा बने, यूनिफॉर्म बने लाइक दिस, ठीक है, और या हो सकता है ग्राफ कैसा बन जाए, यूनिफॉर्म बन जाए, अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म बन जाए। मान लो ये साल भर के आलू, पिछले 10 सालों के आलू के रेट हैं, ये भी पिछले 10 सालों के आलू के रेट हैं, ये चाइना में है, ये इंडिया में है। अब आप देख रहे हो इंडिया में प्राइस जो है, अगर फर्स्ट ईयर में 10 रुपये केजी आलू है, सेकेंड ईयर में कितना होगा, वही बढ़ के 20, ऐसे करके यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, अगले साल 30, अगले साल 40। बट चाइना में देखो क्या हो रहा है, पहले साल अगर 10 रुपये रेट है, दूसरे साल वही चीज़ कितनी हो गई, मान लो 25 हो गई, तीसरे साल क्या हो गई, 25 से भी कम हो गया, देखो, यानी कि 24। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो कोई भी डाटा आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो तो वो कितने फॉर्म्स में बनता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ कैसा बन सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इस ग्राफ के फीचर की बात करते हैं। अब भूल जाओ कि ये फिजिकली कैसा होगा, मतलब कोई भी चीज़, ये ग्राफ को क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, इसको, इस बारे में आप भूल जाओ। अब आप सिर्फ ये सीखो, देखो हम कोई भी चीज़ को, फिजिक्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को डाटा के फॉर्म में लेते हैं, ये बात जानते हो। जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमारा चलना, हमारा खेलना, हमारा कूदना, कुछ को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इतना खेला इतने टाइम में, ये ऐसे करके रिकॉर्ड करके उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और वो ग्राफ या तो ऐसा होगा या ये ऐसा होगा। ऐसा माने या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर ग्राफ यूनिफॉर्म टाइप का बन रहा है तो उस ग्राफ के क्या फीचर होंगे, देखो कोई भी टाइप का ग्राफ हो, इस ग्राफ के दो ही फीचर हैं। एक, एक्स और वाई अगर ये ग्राफ है, इसके दो ही फीचर हैं। एक कि इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिख रही है, इस ग्राफ की स्लोप क्या है, ढलान कितनी है, दो ही फीचर होता है इसके, एक इसकी ढलान और एक इसने कितना एरिया कवर किया, लाइक दिस, कितना एरिया इसने कवर किया। और एक और फीचर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में दिखता है कि इसमें कितने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम पॉइंट है। तो ये तीन फीचर हैं। कितने फीचर हैं, तीन ओनली। कौन से, एक तो ग्राफ का स्लोप, दूसरा ग्राफ ने जिस जो भी आपने ग्राफ प्लॉट किया है उसने कितना एरिया कवर किया, और कितना उसमें, कहाँ कितने उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, अगर वो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है तो आज जो हमारा काम है पढ़ना, वो है ग्राफ के इस स्लोप वाले फीचर को एक्सप्लोर करना, कि ग्राफ्स की, अगर आपके पास कोई ग्राफ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल पिछली क्लास से ही कोट करता हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ, मैं एक जगह से कहाँ जाता हूँ, दूसरी जगह तक जाता हूँ, और फिर दूसरी जगह से पहली जगह तक आता हूँ। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जब जा रहा हूँ, मान लो पहले केस में मैं कहाँ था, यहाँ था, फिर मैं वहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
इधर से इधर आने में मुझे कितने सेकंड्स लगे, 10 सेकंड, और इधर से इधर जाने में मुझे कितने लगे, मान लो 5 सेकंड्स लगे। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं, किसको ग्राफ में ड्रॉ करूं, अपनी डिस्टेंस या फिर मोशन और जो मुझे टाइम लगा, इसको अगर मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक बार जो ग्राफ बनेगा, मुझे 1 सेकंड चला, एक स्टेप चला 1 सेकंड लगा, दूसरा स्टेप चला 2 सेकंड, तीसरा स्टेप चला 3 सेकंड, चौथा स्टेप चला 4 सेकंड, पांचवा स्टेप चला 5 सेकंड, छठा स्टेप चला 6 सेकंड, ऐसे ही 10 स्टेप तक चलूँगा मैं, और मेरा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ। तो अगर इन सब को ज्वाइन करूँगा तो एक ऐसी लाइन बनेगी। अब जब मैं वापसी आया, जब ये इस सिचुएशन को ए नाम दे देता हूँ, इस सिचुएशन को बी नाम दे देता हूँ, ये ए है। अब बी में क्या हुआ, बी में क्या कर रहा हूँ मैं, 5 सेकंड में चले जा रहा हूँ, मेरे को 5 सेकंड लग रहे हैं उधर से उधर तक जाने के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एक स्टेप पहले 1 सेकंड में ले रहा था, मैं 1 सेकंड में कितने स्टेप लेने लग गया, 2, क्योंकि मैं तेज चल रहा हूँ। अगले सेकंड में कितने स्टेप लेने लग गया, 4, इस तरह से, ठीक है। तो जो मैंने ग्राफ बनेगा मेरा, वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बी सिचुएशन में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे तेज चल रहा हूँ, कैसे धीरे चल रहा हूँ, इस बात का पता कैसे चलेगा आपको, अगर आपको ये सारा कुछ ना दिया हो, खाली ये 2 ग्राफ दिए हो, आपसे कहा हो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, वो डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया है और उसको चित्र बना दिया है, फिगर बना दिया है, वो ऐसा दिख रहा है। अब बताओ ए वाले सिचुएशन में आप तेज चल रहे हो या बी वाले में। तो आप यहाँ से तो आइडिया लगा सकते हो कि आप यहाँ से क्या चल रहे हो, बी वाले में तेज चल रहे हो, ठीक है। बट इस ग्राफ, ये सिचुएशन अगर आपको कुछ ना मालूम हो तो आप इस ग्राफ को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि मैं बी वाले में तेज चल रहा हूँ। ऐसा इसलिए दिख रहा है मुझे क्योंकि मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ, देखो उस वाले इवेंट के साथ, कि ए वाले की जो स्लोप है और बी वाले की जो स्लोप है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, और बी वाले की स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज़्यादा आता है वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की स्लोनेस और फास्टनेस, स्लोनेस और फास्टनेस को इस अंग्रेजी के अलावा मैथ्स में भी लिखा जा सकता है, और वो क्या लिखा जा सकता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको पता हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप अगर आप लिख दो कैसे भी, तो आप कह सकते हो कि ये किसको बताएगा, स्लोनेस और फास्टनेस को बताएगा। देखो इस ग्राफ का एक फीचर था स्लोप, ऐसी एरिया, ऐसी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, इस फीचर का मैंने कितना शानदार यूज़ किया। अब जैसे मैं कह रहा था अभी तक स्लोनेस और फास्टनेस, अब मैथ्स में यही बात कहनी हो किसी ऑब्जेक्ट का स्लोनेस और फास्टनेस, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपको ये स्लोप, अब देखो ऐसे बहुत सारे इवेंट आएंगे फिजिक्स में पूरा का पूरा फिजिक्स इसी तरह से चलेगा, जिसमें आप क्या करोगे, मैथमेटिकल चीज़ों के साथ दूसरों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो उसके लिए आपको इन फीचर्स की क्या पढ़नी होगी, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी, ठीक है। अब आपको ये सीखना होगा कि अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तो कह दिया, अब मेरे से पूछे मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, कितना फास्ट चल रहा हूँ, तो मुझे स्लोप निकालनी होगी, है कि नहीं। स्लोप कैसे निकाली जाती है, ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया गया, लेकिन उसमें हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि ये जो यूनिफॉर्म ग्राफ होते हैं इनकी स्लोप कैसे निकाली जाती है। एक बार अगर आप इनके फीचर्स को समझ गए तो आप 90% फिजिक्स समझ जाएंगे, क्योंकि हम फिजिक्स को लिखने के लिए या फिजिक्स के प्रकृति के इन सिद्धांतों को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणित का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फेनमैन का एक कोट भी है, फेनमैन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका एक कोट भी है, द बुक ऑफ नेचर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो भगवान को मैथमेटिक्स आती रही होगी तभी उन्होंने ये नेचर को, इतना सुंदर नेचर जो है इस तरह से लिख पाए वो, ठीक है, बना पाए। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द ग्राफ की, ठीक है। पहला फीचर क्या है, स्लोप। पहला फीचर क्या है, स्लोप। दूसरा फीचर क्या है, एरिया। तीसरा फीचर क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। ओवरऑल ले लेता हूँ, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ सब हटाओ, ठीक है। ओवरऑल ग्राफ का ये है। तो अब मुझे बताइए, चलिए कोई सा भी एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो पहले आप ग्राफ क्या ले लो, यूनिफॉर्म ले लेते हैं, इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्लोप माने ढलान,
ढलान निकालने के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की अगर मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो हाइपोटेनियस बढ़ने लगती है, यानी कि ढलान बढ़ने लगती है, दिख रहा है आपको। अगर बेस बढ़ाता हूँ तो ये ढलान, यही ढलान क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसलिए जो किसी भी चीज़ की जो ढलान है, किसी भी ग्राफ में या किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ढलान निकालना चाहते हो तो ढलान किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे। स्लोप किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बढ़ाने पे बढ़ती है और बेस बढ़ाने पे क्या होती है, कम होती है। इसके लिए मैथ्स में एक फंक्शन है, उसको बोलते हैं हम टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा, जो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी टेन थीटा को आप क्या कह सकते हो, स्लोप भी कह सकते हो। तो स्लोप क्या है, देखो परपेंडिकुलर बढ़ाने पे बढ़ रही है, बेस बढ़ाने पे कम हो रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर आ जाएगा, कि किसको रिप्रेजेंट कर देगा, स्लोप को रिप्रेजेंट कर देगा। और इस स्लोप को गणित में क्या बोलते, कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा से। कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा से, ठीक है। तो हम जनरली अब इस यूनिफॉर्म ग्राफ की स्लोप निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, इस ग्राफ की हम स्लोप निकालना चाहते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो स्लोप निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि मैं फिर भी कर देता हूँ एक बार। मान लो ये फंक्शन, उसमें कोई से भी दो पॉइंट लेते हैं। यूनिफॉर्म ग्राफ है तो कहीं भी ले लो दो पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह स्लोप एक जैसी है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ले लिया, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एक्स है और ये इतना और आगे गए तो वो एच है, ठीक है। और ये देखो ये कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया तो कौन सा यूनिफॉर्म फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन टाइप का ये फंक्शन है। दिख रहा है आपको सबको, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन टाइप का फंक्शन है। और y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n टाइप का एक जो फंक्शन होता है, उसमें x की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो ग्राफ पैराबोला बनेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो ग्राफ थोड़ा स्ट्रीप बनेगा और ऐसा बनेगा, n की जगह 4 रखेंगे तो और स्ट्रीप बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनते जाते हैं। तो ये ग्राफ जो दिख रहा है n1 है, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये h रखा है। तो अब देखो यहाँ x के बदलने पे y भी बदल रहा है, तो u में से y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x, यस y इज इक्वल टू द फंक्शन, फंक्शन मतलब रिलेटिव, एक x की वैल्यू बदलेंगे तो y भी बदल जाएगी, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कौन हुआ, x का फंक्शन का क्या हुआ, लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ, लीनियर, यानी कि x की वैल्यू बदलेंगे y की बदलेगी, x की 1 करेंगे y की भी 1, x की 2 y की भी 2, x की 3 y की भी 3, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर ये x एक्सिस में वैल्यू x है तो यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, f ऑफ x हो जाएगी। और जो कि इस वाले कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखते ही तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x की वैल्यू x रखते ही y में भी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इस केस के लिए, बाकियों के लिए मैंने ये जनरल के लिए fx लिख दिया, ताकि जैसा जैसा सिचुएशन आएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। अभी देखो करते हैं, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर हो गया y की x की वैल्यू कितनी है, x प्लस एच, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, एफ एक्स प्लस एच। यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा, x प्लस एच, क्योंकि y की x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू भी हो जाएगी एज पर दिस फंक्शन, ठीक है। तो आपने इसमें कोई दो पॉइंट ले लिए, इन दो पॉइंट को अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया इसका बेस, और अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एज वी डिस्कस्ड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट परपेंडिकुलर इज, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस। अगर पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एफ एक्स, तो ये बीच वाली क्या बची, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये x प्लस एच जो लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y में, जैसे ये x लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसमें h और जोड़ देंगे तो x प्लस एच यहाँ तक की डिस्टेंस। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच, यानी कि वो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, x की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर। और बेस, बेस कितना हुआ, ये बीच h, तो ये स्लोप निकल गई, ये क्या निकल गई, स्लोप निकल गई। समझ में आई इतनी बात, कैसे इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे। अब जो भी रहेगा यहाँ, जैसा भी फंक्शन रहेगा, x1 है, यूनिफॉर्म फंक्शन है, इस तरह से कुछ भी रहे, जैसे फॉर एग्जांपल
कोई पार्टिकल था, ये टाइम था, ये डिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था स्लोप किसको बताएगी, स्लोनेस ऑब्लिक फास्टनेस को बताएगी, ठीक है। और वो कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पर तक की अगर ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, t1 है, और यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, t2। तो बीच का क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, t2 माइनस t1। अगर यहाँ पे फंक्शन कितना है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को अगर हम डी t1 पे निकालते हैं, और ये कितना हो गया, डिस्टेंस एट t2, t2, ओके। तो स्लोप क्या हो गया, डिस्टेंस एट t2, ये यहाँ से ये माइनस ये, तो बचा ये, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। तो डी t2 माइनस डी t1 अपॉन बेस, बेस कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो ये चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम विल ऑलवेज टेल यू अबाउट द स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ द मोशन। साइंस की लैंग्वेज में इसी को स्पीड कहते हो, स्पीड यही बताती है ना आपको। तो देखो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे स्लो, मोशन की बात कर रहे हैं और स्लोनेस और फास्टनेस को बताने का कितना सुंदर तरीका है ये, है कि नहीं। और कैसे किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब कैसे निकला, फाइनल पोजीशन माइनस जो जहाँ पर आपने पहली फाइनल पोजीशन माइनस जहाँ पर पहला पॉइंट लिया था वाली पोजीशन, अपॉन जो पहले पॉइंट जो फाइनल पॉइंट पे टाइम था माइनस जो पहले पॉइंट पे टाइम था, तो वो बेस निकल गया, ये करके स्पीड आ गया। तो ये एक तरीका है यूनिफॉर्म ग्राफ की स्लोप निकालने का, और उसको कैसे फिजिक्स में यूज़ करते हैं ये एक तरीका है, ठीक है। अब एक बात और लेते हैं, अगर मेन मुद्दा शुरू होता है, अब अगर ये ग्राफ जो है ये हो नॉन यूनिफॉर्म लाइक दिस, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम होती है शुरू यहाँ से, क्योंकि क्या दिक्कत आएगी, अगर आप इसको y एक्सिस ले लो और इसको आप x एक्सिस ले लो, अब आप इस ग्राफ की स्लोप निकालने जाएं माना, ठीक है। तो स्टेप तो मैंने आपको बता दिए, क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लेने हैं, ये और एक कौन सा, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, h, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू आ गई, f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ x प्लस h। तो जब भी आप इसकी स्लोप निकालते हो, देखो जब भी आप इसकी स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या हो गई, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये स्लोप होगी। बट ये स्लोप एक्यूरेट नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ये स्लोप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की है। अभी तक तो क्या था, वो स्लोप सब जगह सेम थी, बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये स्लोप हर पॉइंट पे क्या हो रही है, बदल रही है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में स्लोप कैसे निकाली जाए, इसका एक बहुत सुंदर तरीका न्यूटन ने ढूंढ के निकाला। उन्होंने इस कैलकुलस को सबसे पहले डेवलप किया था, ठीक है। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर सी कहानी है कि ये न्यूटन को ये कैलकुलस वाली मैथमेटिक्स डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूटन एक बार जब न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉज को कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो क्या करना चाह रहे थे, देखो ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाता है, और अगर इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है r, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये बात जानते हैं। बट क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस बड़ी सी अर्थ के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी माउंटेन इधर है, बहुत सारी माउंटेन इधर है, तो आपने कभी गौर किया कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको जो लगाएगा वो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम लेते हैं सेंटर वाली डिस्टेंस, ऐसा क्यों, ठीक है। तो न्यूटन को करके देखना पड़ा, न्यूटन ने कई सारे, अब देखो कई सारे फोर्सेस को क्या करना पड़ा, उनको एक साथ ऐड करना पड़ा, छोटे 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 छोटे। तो वो क्या कर पाए, जब छोटे 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 छोटे, अब ये देखो कई सारे फोर्सेस हैं, यहाँ 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 सब अलग अलग हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था उनके लिए,
ये कैसे इनको मैं जोड़ूं, ठीक है। और जब उन्होंने फाइनली जोड़ा इस कैलकुलस को डेवलप करके, कैसे अभी देखते हैं, जब उन्होंने इसको जोड़ा तो फाइनली उन्होंने पाया कि ये फोर्स जो है इनके सेंटर के बीच से अगर डिस्टेंस कोई खींच दी जाए तो उसके बराबर ही लगभग आएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन के लिए, न्यूटन ने ये मैथमेटिक्स इस वजह से डेवलप करी थी क्योंकि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से छोटे छोटे ये फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखो कैसे, मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का फंक्शन है, इसकी स्लोप निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, x है यहाँ से यहाँ तक, और ये अगर मैं h ले लेता हूँ तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये x है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, f ऑफ x, y जो भी इक्वेशन रहेगी उसमें रख देंगे। यहाँ अगर x की वैल्यू x प्लस एच है तो यहाँ f x प्लस एच हो गया, ठीक है। तो अब स्लोप निकालते, अब इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू आया अभी एज प्रीवियस f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, बट दिस स्लोप इज नॉट एक्यूरेट एज आई टोल्ड यू। क्यों, क्योंकि ये स्लोप हर पॉइंट पे बदल रही है। अब न्यूटन के लिए टारगेट यही था कि अब ऐसे में कैसे किया जाए, ऐसे में तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आ जाएगी ना, मैं कब तक कैलकुलेट करूँगा। वही बात, जैसे हर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स अलग है अर्थ में, क्योंकि वो हर अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करा जाए, तो उन्होंने इसका एक बहुत सुंदर सा तरीका निकाला। देखो कैसे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस सेक्शन को आपने जो भी किया है, ये स्लोप निकालने का तरीका ठीक है, बट अगर आप इसको क्या करो, ये अभी तो गलत आ रहा है क्योंकि ये बहुत हर जगह पे स्लोप चेंज हो जा रही है। आप इस एच को, इस इंटरवल को इतना छोटा कर दो कि वो इसके बड़े क्लोज आ जाए। कर सकते हैं, जैसे ही इस एच को इतना छोटा करें कि इसके बहुत ही क्लोज आ जाए, तो अब क्या होगा, ये लगभग लगभग एक स्प्रेडेड सा डॉट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत क्लोज आने से क्या हो जाएगा, लगभग लगभग क्या आ जाएगा, उसके एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा, एक पॉइंट की तरह। और अब ये एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल सकती है, स्लोप पता चल सकती है, अगर आप इसको बहुत छोटा कर दो तो। और वो स्लोप कैसी होगी, एक्यूरेट होगी। तो न्यूटन ने कहा कि स्लोप फॉर दिस, स्लोप एट एनी पॉइंट वी में राइट, क्या क्या लिख सकते हैं आप, कि लिमिट ऑफ h इज टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब वैल्यू ऑफ h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक मीम चलता है बेसिकली मेरे दिमाग में, एक मेरे को देखा मैंने तो मुझे याद आया। जैसे एक क्वेश्चन था कि 12.9999 एंड उन्होंने लिखा था कि गैस द सॉन्ग नेम, कि अगर ये लिख के दिया था और बोला था गैस द सॉन्ग नेम, सॉन्ग नेम जो गाने का इसके ये इसको देख के गाने का कोई सजेशन, गाने का कोई क्या गाना हो सकता है गैस करो। तो काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने खुद ने आंसर लिखा था कि तेरा होने लगा हूँ, तेरा होने लगा हूँ, मतलब कि मैं 13 होने लगा हूँ, बट मैं 13 नहीं हूँ। क्या होने लगा हूँ, 13th होने लगा हूँ, बट 13 अभी नहीं हूँ। तो h is tending to 0, h is very close to 0 but not equal to 0, very close to 0 but not equal to 0, okay. So at that time you may say if limit of h is tending to 0, what it means, आपने इस h को इतना छोटा कर दिया कि वो बिल्कुल इस x के पास आ गया। At that time the slope is equals to h equals to 0 f x plus h minus f x upon h।
नाउ द स्लोप इज लुक्स लाइक दिस अकॉर्डिंग टू न्यूटन। आप इससे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वी विल कैलकुलेट सून बट सी इट फर्स्ट, ओके। तो नाउ द स्लोप इज गिवन बाय दिस। तो एट एनी पॉइंट और यू मे से एट एनी इंस्टेंट द स्लोप इज गिवन बाय दिस ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, अगर मैथमेटिक्स में जाओ तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये वो सब, बट आई एम नॉट गोइंग दैट मच डीप टिल नाउ। मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि हम मैथमेटिक्स का यूज़ कैसे फिजिक्स को समझने के लिए करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। कैसे हम फिजिक्स को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे हम जनरली हिंदी और अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसके लिए हमें हिंदी अंग्रेजी सीखनी पड़ती है थोड़ा थोड़ा काम चलाने लायक, उसी तरह से हम सिंपल मैथमेटिक्स सीखेंगे जो हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प करेगी, ओके। तो अब ऐसा इससे स्लोप कैसे निकला, अब देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा है, और आपने डाटा को कलेक्ट किया और आपका एक ग्राफ बना, और उसका एक ग्राफ बनाया एक्स और वाई, और ये ग्राफ बना ऐसे। ये कैसा ग्राफ है, यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा बना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ बन गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ बन गया। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब आप पिछले मेथड से नहीं निकाल सकते 2 पॉइंट लेके, क्योंकि ये तो ऐसा पैराबोला बन रहा है, तो इसके तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग है, देखो देखो देखो, है ना। तो इसके लिए हम इसके मेथड को यूज करते हैं। देखो जब ऐसी कंडीशन आती है तो नॉन वेरिएबल चीज़ों के भी स्लोप्स के, नॉन वेरिएबल ग्राफ्स के हर पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाला जाता है, अब देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। लुक, इसी फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक पॉइंट वही कंसीडर कर लो, एक्स, मेथड वही, एक छोटा सा एच, ठीक है, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स प्लस एच, सब समझ रहे होंगे अब आप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करके देखता हूँ। देखो जब x की वैल्यू x रखूँ मैं, तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो एट दैट टाइम जो एट x की वैल्यू x होने पे f ऑफ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दिया है। x प्लस एच पर अगर x की वैल्यू x प्लस एच रख दी जाए तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, x प्लस एच एस होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसी तो कैलकुलेट करेंगे, ये तो बहुत आसान है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ओके। तो इतना आया, ठीक है। तो अब स्लोप निकालने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, अभी फिलहाल अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, h इज टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच मीन्स एच एक्स प्लस एच इज होल स्क्वायर टिल नाउ, माइनस एफ एक्स मीन्स दिस एक्स स्क्वायर अपॉन h, okay. Once you solve this, a square plus b square plus 2ab minus x square upon h, ठीक है। Here h is not equal to 0 but it has a very small value, getting my point. This x square and x square cancels each other. Now the slope becomes क्या, limit of h is tending to 0 h square plus 2xh upon h. Yes or no, getting this, okay, x plus h. Now I will use this concept. What this concept is saying, limit of h is tending to 0. What it means h is very nearly equal to 0. It means h is looks like 0.00001. This value is very nearly equal to 0, ठीक है। तो it is very nearly equal to 0, मतलब very small value. If you square this value then you will get much smaller value, yes or no. So it means this h square can be neglected because h is already small, but h square is much small because of this term square. So you may say, when you use this concept, if limit of h tending to 0, then what it means, you can put this h is equals to 0. So you may write this equation like we will write here. Is it visible? I think, huh? So if you will use this concept, what it means, you can neglect this h square, okay. Now this slope becomes
2x h upon h. You cannot neglect this h, because h has a value which is very small. Okay, but h square is much small, because you are squaring the very small values, and you will get very small values in answer. When you square a small value, then you will get much small values of much small values. Okay, so this h and h will cancels each other, and the slope becomes 2x. This slope becomes 2x. So now you may say the slope of x square is equals to 2x. Now you want to calculate. Now no need to write. Look, till now the foundation is to calculate the slope of any graph. The foundation is you have to draw this graph, and you have to solve this, and you have to draw these two lines and find the value of x, fx, x plus h. Right now, once you know this mathematics, once you know this how to calculate the slope, then you can, there is no need of this graph. Okay, you can solve it mathematically. Okay, so what it means, the slope of x square is equals to 2x means, it means if you have a graph y is equals to x square like this, you want to calculate the slope x is equals to 6, because you know that at every point slope is changing very clearly. Yes or no? Look, at x is equals to 6, you want to calculate the slope of this x square graph. Whatever the graph will be, you want to calculate the slope of that graph at x is equals to 6. Then what will be the graph slope? As I told you, we calculated the slope looks like this, 2x. So the slope of this type of x square, y is equals to x square, is equals to 2x, and the slope at x is equals to 6. At 6, slope is equals to 2 into 6, yani ki 12. So at this 6, the slope of this graph is equals to 12. Okay, the slope of this graph is equals to 12. This is the power of this approximation. Here Newton did. Okay, Newton divided all these things into small sections, and then find a way to calculate the slope and how to add them also. In integration we will do this. Newton finds a way ki if you have a small n segments, you have a small n number of values, how to add them. Because if you have a 15 lakh small values and you want to add them, how you will add? You cannot add very easily, na? 1 2 3 4 like. At that time this method can be used. How small values, how we can operate in terms of these small values, and how we can calculate the slope, and how we can add these small segments, small things. Okay, if you have a small divisions, how we can add them. Okay, so this is the way to calculate the slope of any non-uniform graph. Okay, it is very complicated because the slope of this graph of non-uniform graph is changing continuously. So like similar uniform one, you cannot escape after calculating one slope, and in this case you know the slope is same at everywhere, but here it's not like that. The slope of non-uniform graph is changing at every point. Okay. If you want to calculate the slope of at this graph at any point, so you have to follow this whole procedure. But Newton sorted it out and gave a beautiful way to solve the slope of any non-uniform graphs. Once you know the non-uniform slope of how to calculate the slope of non-uniform graph, you can use it. Just like you used that uniform one as a speed, you can use non-uniform graph and non-uniform motions. You can define non-uniform motions also using this type of function. And there are many applications of this.
because at every scenario in your physics you just draw a graph and compare it. ठीक है, okay, so this is the way to calculate the slope. Observe one more thing which is very interesting. Look, if you want to now we are going to make a mathematical formula, and I'm not going deeply how this formulas calculated. I'm just giving you some idea. Okay, so look at this. This is the y is equals to x square, yes or no? Now I should change my pen. Okay, this is the y is equals to x square, you know that. Now the slope of this x square is looks like 2x. Look, if function is y is equals to x to the power n type, if you have a function like y is equals to x to the power n, okay, then the slope कैसे आ रही है? देखो एक्स स्क्वायर है तो ये दो क्या आ रहा है, ये दो आगे आ गया और इस दो में से पावर एक माइनस हो गया तो ये वन बचा. तो इफ यू हैव अ x to the power n type of function, its slope, or you may say mathematically the way to write the slope is equals to dy by dx. What it means, the value d means change. In mathematics we represent delta for change. Okay, if initial point at initial point the position of object is x1, at final point its position is x2, the change in position is, you may say, delta x. Delta means change. This is the short form of the short form for the representation of change. Okay, so the slope, but if change is that much small, you may write this d. So you may say the change in y with respect to x, if you change the value of x, you will see the change, some change in the value of y. So this is known as slope. Change in value of y with respect to x is equals to the slope of this graph is looks like, look, अगर ये x स्क्वायर था तो ये दो आगे आ गया, उसमें से एक माइनस हो गया तो n x, अगर ये x की पावर n होगा तो n minus 1. This is the formula. If you have a function which is x to the power n type, and you can calculate the slope using this simple formula after analyzing the whole scenario, you can now conclude this thing. You can, if you have a if you have a function like this, or you have some data and you draw a graph and you see the graph is looks like this, then thus no need to calculate its slope, no need to calculate its perpendicular distance, base and whatever. Just put these values, just put this formula, you will get the slope in tip of your finger very easily. Okay, so this is the power of mathematics. You can calculate the slope without seeing the graph. Okay, you can calculate the slope of mountain without seeing the mountain. Okay, once you know the what type of curve mountain have, what type of curve mountain have, once you know that, you can calculate its slope. Okay, clear, done. तो ये था कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं. अब थोड़ा इसकी मैथमेटिकल डिटेलिंग कर लेते हैं. अगर मेरे पास, मैंने एज आई टोल्ड यू, इफ आई हैव y is equals to x to the, if I have y is equals to x to the power n type of function, then you know the slope, or you may say dy by dx, or you may say slope is equals to n x to the power n minus 1. ठीक है, at x is equals to some point you can calculate the slope directly, as I calculated the slope of x square. Okay, second thing is, second function we studied, y is equals to sin x. ठीक है, now I will not calculate the slope of this sin x. This is not my task. If you are interested in mathematics, you can calculate how, you know the graph of this sin x, you can take 2 points and do all the process. Okay, so previous one we did,
and finally you will see the slope of this graph dy by dx is equals to cos x. Okay, this is a number. Okay, if I will give you the example of this. Okay, look, suppose this is the graph of sin x. Okay, you know that. Now at this point, this is the peak of this graph. Okay, at this point, at this peak, what should be the slope? Tell me. Think about it. What should be the slope at this peak point? Or you may say, what should be the slope of the top of the mountain? आप कोई माउंटेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा टॉप पे जाने के बाद सीधा सीधा आ जाता है. ठीक है, एट द मैक्सिमम पॉइंट इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस देन यू विल सी देयर इज नो स्लोप इन दिस माउंटेन टॉप or is the peak of this graph. So at this maximum, at peak point, the slope is always equals to 0. You can see in general life also. Now look, in formula I told you the slope of the sin x is equals to cos x. अगर mathematically the previous process को, वो जो previous process था उसको follow करके सारा कुछ calculate करोगे तो you will get this slope. Okay, now tell me slope of sin x, if the value of this x is equals to 90 at 90 degree. So once I ask you ki at 90 degree what should be the slope of this graph y is equals to sin x, you will say there is no slope because at 90 degree it's in peak. Okay, so now you don't know this the graph. Now I am telling you, if function is y is equals to sin x, calculate the slope of this graph at sin 90. So slope of this type of graph is looks like cos theta, and at 90 cos 90 is 0. So you may say the slope of this y is equals to sin x at 90 degree is always 0. So the general formula for the slope calculation is for sin x is equals to dy by dx, or slope of the sin x is graph sin x is equals to cos x. Similarly, the third function we studied, y is equals to cos x, then the slope of this graph is equals to minus sin x. Just remember it. ठीक है, कहाँ से फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, प्रोसेस आई टोल्ड यू, दिस इज़ योर टास्क. ठीक है, दिस टास्क इज़ वेरी नेस्टी एंड लेबोरियस, तो do it for your practice if you are the mathematics students, and if you are a biology student you can skip it. There is no need to prove it. Okay, now if you have a trust ki these formulas are correct, then there is no need to prove it. You know these are the formulas and how to calculate these formulas, you know the process, I told you, and there is no need to prove it. Okay, but if you are a mathematics student you should prove it. Okay, then you will know ki how grammar of this language developed. After that you can develop new grammar for this language. Okay, so next thing is, if you have a function like y is equals to 1 upon x to the power n, how you will calculate the slope of this graph? Y is equals to dy by dx. Slope means dy by dx, and it looks like n will go up the upside, and you may write n x to the power minus n minus 1. This is very easy now. Okay, similarly one function I told you what was that, root x, you may write this x to the power 1 by 2, or you may say dy by dx of this is equals to 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1. All graphs are very the slope calculation is very easy process now, very easy task it is now. Now you can imagine ki how can we calculate how we are calculating the slope of this graph without seeing the graph, but just by knowing what is the feature of this graph, how the thing is looks like mountain is looks like this, and this type of function is x square type function, and the slope of is looks like is equals to
n x to the power n minus 1. If you want to calculate the slope of the mountain at 3 or 4, if the mountain, if this mountain is looks like this, if any mountain is looks like this, suppose this is less curvy mount, you may say this graph is looks like x square, and if it a highly curvy mount, you may say this graph is x to the power 4. If you want to calculate the slope of this graph, it is equals to 2x, it is equals to 4x की power 3. That's it. The slope of this is like, if you want to x is equals to 4, you want to calculate the slope at this point of this mountain, just put the value, you will get the answer. Similarly, just put the value. If you want to calculate the slope here, just put the value, you will get the answer. There is no need to do anything. Okay. So these are the some functions and its features. Okay. Now, sometimes in your physics or mathematics also, two or more functions combine to each other and make a new function. Looks like your quadratic equation. Suppose our equation is looks like x square plus x plus something. Now look, these are two functions. One is x to the power 2 type function, another is x to the power 1 type function. Okay, and these two are combining and making a new function y. Okay, so how you will calculate the graph of this type of functions? Okay, as I told you, x square plus y square is equals to r square. This is the another function. So how you will calculate the slope of the functions when two or more functions are combined to each other and make a new function? Okay, there are we have some set of rules to solve these type of equation. I am just discussing that equations or set of rules, nothing else, and I am not going to prove them. Okay, this is your task also, how to prove these type of rules. That is the part of your mathematics curriculum. I don't need, so I will not prove it. Okay, but just I am telling you, if you have a two or more function in addition, there are two types of operation in mathematics, two possible combinations. One is positive, another is multiplicative. It means you can combine two things in positive operations and in multiplicative operation. So these functions may be multiplicative combination and maybe positive combination or plus combination. So I am telling you one by one. So first of all, I am telling about this positive combination. Okay? If two functions are combining with each other with this operation plus, मतलब कि दो अलग अलग फंक्शन प्लस के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ग्राफ कैसा होगा ये तो आप जानो. Just you can draw it, you can make a graph very easily now. This is your 9th class mathematics task. ठीक है? If you have a graph, whatever it is, now you want to calculate the slope of that graph. Now this is the question. In this higher sciences, we don't need the graph. Just I know that I can make a graph and I can compare or compare the features of that graph to explain a new phenomena in science. This is what we are doing. So no need to do anything. I just want the slope of this graph. Then how you will calculate? So the slope of this type of function, when two functions are addition in each other, just calculate the slope of these functions differently and put a minus sign, plus sign. Okay, so the slope of this x square is equals to, the slope of this x square is equals to, as I told you, this is the x to the power n type function and value of n is equals to 2. So how you will calculate? 2x की power 2 minus 1 means 2x plus the slope of the slope of x to the power 1 type function, तो 1x की power 1 minus 1 x की power 1 x की power 0, तो this becomes 1.
ठीक है, x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो this becomes 1. Okay, how this x to the power 0 becomes 1? How this x to the power 0 becomes 1? This is a question for you. Okay, answer this question. ठीक है, in your comment or whatever, in your notebook. Just I will tell you in next upcoming classes, or whenever I will remember. So think about it. Okay, how this x to the power 0 becomes 1. Okay, so if you have two functions, all functions are in addition operation, ठीक है, combined with addition operations like this. If you want to calculate the slope of this combined function, then what you have to do is just calculate the slope of every function differently and combine all the functions, ठीक है, like a function combined initially. Okay, जैसा पहले combination के साथ है, may be here minus, तो just calculate the slope of this one differently, this one differently, and combine with initial operation. If here is positive, you will write positive. If here is negative, you may write here negative. Okay, so this is the way. Or one more thing, if suppose y is equals to 3, or you may say constant, any number, then what is the slope of this? Just look, this is the x and this is the y, and here is 3. The value of y is not changing, it is 3 always. Okay, so at this time the slope is 0, slope is equals to 0. So you may say dy by dx for this constant number is 0, always 0. Slope of that any constant number is always 0. Okay, so this is one thing, this is second thing. Okay, this rule, and one more two more rule I have to tell you is, third thing is, if y is equals to 3 into x square or whatever, any constant number and any function, okay, at that time the slope of this dy by dx is looks like, just leave this constant number and calculate the slope of this. So this becomes 2x, slope the x square is 2x, so 3 2 is 6x. At this time the slope of this dy by dx is equals to 6 if the function is looks like this. Okay, if the function, two functions like x square or sin x combined with each other with the multiplication operation, then how you will calculate the slope? I am not going any detail, I am just telling you, if you have a two function, you don't want to make a graph, you you want to analyze and just want the slope of that function or that graph, you can calculate it very easily using this differential calculus method. Okay, at this point the slope of this function is equals to, how you will calculate, just calculate the slope of any one function. Suppose 2x, we calculated the slope of x square is 2x, and leave the another function with multiply sin x and make a plus symbol, ठीक है, and calculate the slope of the function which is remains as it is in initial case. Okay, the sin x, slope of sin x is equals to cos x minus, and leave that function x square. So calculate the slope of first function, and consider any one function is the first function. Okay, you can consider this one is first and or this one is first. So calculate the slope of any function, first function, and leave the second one, plus calculate the slope of second function and leave the first function, like that, and the slope is looks like 2x sin x minus x square cos x. At x is equals to some value, at x is equals to
suppose 3 or 4, you can calculate the value of this very easily. Okay. One more thing we have, if you have a function like y is equals to sin x square, अब यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है, एट दैट टाइम हाउ यू विल कैलकुलेट द स्लोप dy by dx at this type of situation. The calculate the slope of first function is sine, so slope is cos x square into, just put multiply sign and calculate the slope of the inside function x is squares function 2x, the slope of x square is 2x, then the slope of this function become dy by dx minus का 2x cos x square, वेरी इजी. ठीक है. इसके बाद कोई कंडीशन नहीं बनती है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन या कोई फंक्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और फाइनल आंसर और कंबाइन होकर कोई नया फंक्शन बनाए और आप उसका स्लोप ना कैलकुलेट कर पाओ बिना किसी ग्राफ को ड्रॉ किए या फिर बिना इसको पिक्चराइज किए. बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और इसका यूज़ हम आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से करने वाले हैं. कि जैसे ये है s is equals to ut plus 1 by 2 at square, this is the equation of motion in your 9th class. ठीक है. ये क्या है, s पोजीशन और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, हाउ यू विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लुक, ds by dt is equals to slope, u is the constant number, it is the initial velocity, that's why leave it and differentiate this t. T, the slope of t is equals to 1 plus 1 by 2 a, the slope of this t square is equals to 2t, this 2 or 2, and this ds by dt is the final velocity and this become u plus at. You can calculate the final velocity like this, okay, using the differential calculus. There is no need to, you know that, you already know that. I told you, if you have a displacement time graph or distance time graph, whatever it is, the slope of this graph is always tells you about the slowness and fastness or speed of the body. Okay, this is the equation and this equation is between s and t. There is no need to draw this graph if you want to calculate the velocity, or to just differentiate it, calculate the slope. You know directly how to calculate these type of slopes, the slope of these type of equations. ठीक है, just calculate it and you will get the answer, no problem. ठीक है. तो that's how your books solve the or explain the physical universe. We can express it in mathematically, express in normal languages, but it is not sufficient, so we need the mathematics. Now our target is, first of all, observe the thing. Suppose any thing is going on in this universe, just observe it. Okay, अब आप उसको ऑब्जर्व करते रह रहे हैं, देख रहे हैं, देखें, आपने देखा, then collect the data and take a stuff and then convert it into the mathematical language, make a graph and convert into the mathematical language, and that solve that mathematical language using these tools. Okay, and finally you will got the answer and express this answer qualitatively. Okay, then tell everybody ki this thing is looks like that and this thing is happening and that thing is happening, and express it qualitatively, but explain it, write it with the help of mathematics. Okay, so this is done for differential calculus. In next class we will talk about integral calculus, how to calculate the area under any curve if this curve is non-uniform.
if curve is uniform, there is very easy task to calculate the area. Just draw a line and calculate the area of this triangle, rectangle, whatever you got, you can calculate the area. But for non-uniform type of graphs, you cannot calculate the area using this equation, because this it's not like a uniform one. Okay, so we will talk about it in your next class, upcoming classes. और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लगभग 3 से 4 दिन के अंदर एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूं. And sorry for delay. Next time I will remember, or I will try my best. Okay. Okay. God bless you. Good night.